वेलकम बैक टू टॉपर थिंग। तो बेटा आज का हमारा बेसिक टॉपिक है केमिकल फार्मूला कैसे लिखें, कैसे सारे केमिकल फार्मूला लिखना आना चाहिए। क्योंकि क्लास 9 और 10th के बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो उनको शुरुआत में 10th में तो खासतौर पे शुरू शुरू में ही सारे चैप्टर्स केमिकल से रिलेटेड है, उनको केमिकल फार्मूला ही लिखने नहीं आ रहा, तो सारा का सारा चैप्टर बेकार होता जा रहा है। तो ये बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है 9, 10, 11, 12 के बच्चों को, उसको आज हम सॉल्व करने वाले, केमिकल फार्मूला देखने वाले, केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो आपको सबसे पहले हम आ जाते हैं केमिकल फार्मूला में, इस चीज़ पे। यहाँ से आप समझिए, आपको मैं यहाँ पे 75 to 80 केमिकल फार्मूला लिख के दिखाऊंगा। 3 से 400 क्वेश्चन आप इसके बाद खुद से बना पाएंगे केमिकल फार्मूला के। तो बस आप इसको अच्छे से देखिए। बेसिकली देखिए, कोई भी केमिकल फार्मूला जब वो लिखते हैं, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो देखो उसमें दो, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया सोडियम क्लोराइड का। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सोडियम क्लोराइड का। तो देखो, कोई भी केमिकल फॉर्मूला अगर कोई लिखा जाएगा सोडियम क्लोराइड, तो इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे। जो आगे वाला कंपोनेंट होता है ना, वो बेटा बताता है हमेशा कटायन को, और जो पीछे वाला कंपोनेंट होता है ना, वो बताता है बेटा हमेशा किसको, अनायन को। यानी अगर मैं सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला आप सबको पता होगा NaCl होता है। तो NaCl में जो Na वाला पार्ट है बेसिकली ये क्या है, कटायन। और Cl वाला जो पार्ट है वो क्या है, बेसिकली अनायन। अनायन का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे अनायन कहते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कटायन कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम में जो आगे वाला वर्ड है बेटा पोटेशियम, ये जो पोटेशियम है ना, इस पर कैसा चार्ज होगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो क्लोराइड है उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो याद रखो, जो भी मेटल है उनका नाम सिंपल होता है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, उनमें कुछ भी नहीं जुड़ता है। लेकिन जो पीछे वाला होता है अनआयन, उनके ऊपर आइड जुड़ जाएगा, एट जुड़ जाएगा। जैसे सल्फेट, एट जुड़ गया, फॉस्फेट, एट जुड़ गया, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, तो उसमें आइड वाइड कुछ ना कुछ जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब वो नेगेटिव वाला पार्ट है, और जो आगे वाला पार्ट है वो पॉजिटिव वाला पार्ट है। इतना बात हमें क्लियर होता है। अब हम समझते हैं इसके बाद। देखो, केमिकल फॉर्मूला में या रासायनिक सूत्र बनाने के लिए दो कंपोनेंट होता है। सबसे पहला होता है कटायन, यानी पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आयन। और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, यानी एनायन या ऋणात्मक आयन। अब आपको समझते हैं ये होता क्यों है। देखो, कोई भी मेटल होता है ना बेटा, उनके लास्ट सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिथियम को लेकर चलता हूँ, आपको यहाँ बहुत क्रिस्टल क्लियर करवाऊंगा। लिथियम या सोडियम को ही लेकर चलते हैं। जैसे सोडियम में आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। क्योंकि थोड़ा सा एक मिनट, हाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे आपने सोडियम के बारे में पढ़ा, तो सोडियम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि भाई इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं 11, इसका एटॉमिक नंबर भी होता है कितना बेटा, 11। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 11। क्योंकि आपको पता है कोई भी एटम बैलेंस स्टेट में, सॉरी कोई भी एटम न्यूट्रल स्टेट में जब होता है, जब वो आयन नहीं बनाता है, तो इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। अब होता है क्या है, अब होता ये है कि अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। और आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल क्लास 9 में कि जिसके लास्ट सेल में कोई भी एटम चाहता है कि उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने से वो क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल। तो वो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसी को, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, वो लूज कर देगा। क्यों लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो वो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करके अपने आप को क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा। तो यही वजह होता है कि जैसे कि अब मान लेते कोई मेटल होगा, अगर वो अनस्टेबल है तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज, जिससे उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और वो क्या बन गया, स्टेबल। तो बेसिकली मुझे ये समझाना है कि कोई भी कटायन या अनायन सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पज से बन रहा है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। वो चाहता है उसकी ज़िंदगी में एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है जो अभी तक नहीं थी। सेम ऋणात्मक आयन यानी जो अनायन है वो भी यही करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी, क्योंकि NaCl की हम बात करें तो मैं यहाँ पे क्लोरीन की बात करता हूँ। तो क्लोरीन के बारे में आपको पता होगा कि इसके अंदर प्रोटॉन भी 17 होते हैं, इसकी एटॉमिक नंबर भी 17 होती है बेटा, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस और नॉर्मल स्टेट में कितने होते हैं, 17 होते हैं, यानी न्यूट्रल स्टेट में। अगर आप क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो होगा 2 8 7। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आता है, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आता है। तो आपको पता है अब ये लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये भी ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो अब इसको क्या करना होगा, या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन अपने किसी को डोनेट करने होंगे, या तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, आसानी होगी। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। कोई लेने वाला भी तो चाहिए इतना कि 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो ये क्या करता है, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा आसानी से, और जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसकी वजह से इसके पे चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा, माइनस का आ जाएगा। तो बेसिकली एनायन क्या है आपको समझना पड़ेगा। एनायन वो नॉन मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट करके नेगेटिव स्टेट में चले जाते हैं,
और इन्हें क्या कहते हैं हम, अनायन। क्यों जाते हैं? स्टेबिलिटी, क्योंकि जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 2 8 और ये 7 स्टेप पे यहाँ भी क्या हो जाएगा, 8, स्टेबल हो गया ऑक्टेट रूल के हिसाब से। तो अब मुझे समझ में आया बेसिकली यहाँ पे दो बातें कि कैटायन क्या होता है, अनायन क्या होता है। कैटायन का बेसिकली मतलब जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो, अनायन वो होता है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। क्यों हो रहा है? स्टेबिलिटी की वजह से। दूसरा हमने समझा कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैटायन को बताता है ना। और फर्स्ट वर्ड में हम कुछ भी नहीं लगाते, सिंपल नाम लिखा जाता है। जैसे सोडियम है तो सोडियम लिख दिया, पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख दिया। और जो सेकेंड वर्ड होता है वो किसको बताता है? अनायन को। और उसमें हम आइट जुड़ जाते हैं, एट जुड़ जाते हैं, आइट जुड़ जाते हैं, कुछ भी जुड़ सकता है, वो डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन। अभी हम आगे सारा पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कटायन की, धनात्मक आयन, यानी बेसिकली मेटल्स के जो बनते हैं। बेसिकली क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चे को इतना तो मुझे पता है कि ये याद होगा और याद होना भी चाहिए। नहीं याद है तो बेटा आप इसको याद करिएगा, मैं आपको इसका PDF टेलीग्राम पे भेज दूंगा। सबसे पहले, और नहीं तो आप इसका नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ। सबसे पहले आपको समझना होगा कि हम इसको 3 भागों में डिफ्रेंशिएट कर लिए। बेसिकली हमने फर्स्ट क्राइटेरिया बनाया +1 चार्ज वाले, सेकंड बनाया +2 चार्ज वाले, और थर्ड बनाया +3 चार्ज वाले। +1 चार्ज वाले का क्या मतलब है? +1 चार्ज वाले का मतलब ये है कि इसमें जो भी ग्रुप है उस पर सिर्फ एक ही प्लस का चार्ज है, इस पर 2 प्लस का चार्ज है, इस पर 3 प्लस का चार्ज है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, प्लीज़ ध्यान दीजिए। जैसे लिथियम हो तो लिथियम के ऊपर एक चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर एक चार्ज होता है, पोटेशियम के ऊपर एक चार्ज होता है, सिल्वर के ऊपर एक चार्ज होता है। देखो सोडियम पोटेशियम को तो मैंने आपको ऊपर दिखाई दिया कि यार एक एक ही चार्ज होता है ना। सोडियम पोटेशियम का तो मैंने आपको ऊपर दिखाई दिया, तो एक एक चार्ज होता है। तो बस आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, 3 से 4 वर्ड। कॉपर अगर आप नहीं याद रखेंगे +1 तो भी चलेगा, लेकिन आपको 3-4 तो ये याद रखने हैं। लिथियम +1 चार्ज, सोडियम +1 चार्ज, पोटेशियम +1 चार्ज। और एक बात और इम्पॉर्टेंट, सिल्वर को हम डिनोट करते हैं Ag से, और इस पर भी कैसा चार्ज होता है बेटा? +1 चार्ज होता है। बहुत जगह आपको आएगा सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, तो सिल्वर क्लोराइड का मतलब क्या है? AgCl। कैसे बना AgCl वो हम बाद में बात करेंगे, पहले आपको ये समझना है कि सिल्वर पे Ag के ऊपर भी +1 चार्ज होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कॉपर के ऊपर। तो कॉपर के ऊपर थोड़ी देर में बात करता हूँ मैं, जब तक +2 पे आता हूँ। +2 वाले आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, शुरू के ऊपर के 3, ठीक है। मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, जिंक +2। और +3 वाले में 2 ही है बेटा, एल्युमिनियम एंड आयरन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज़, कंसंट्रेट, कीप इन माइंड। यहाँ पे देखो, यहाँ भी आयरन है और +2 में भी आयरन है। यानी आयरन ऐसा मेटल है जो 2 इलेक्ट्रॉन दे के भी स्टेबल हो जा रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन दे के भी स्टेबल हो जा रहा है। देखो एटम इलेक्ट्रॉन दे क्यों रहे? स्टेबल होने के लिए। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो भी तो स्टेबल हो रहा है, और 3 दे रहा है तो भी स्टेबल हो रहा है। तो सवाल है कि इन दोनों में वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब वो 3 इलेक्ट्रॉन दे, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे, समझ रहे हो इसको? यानी मैं क्या कह रहा हूँ, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन दे यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दो, तो क्या होगा उसका नाम? तो इस आयरन को हम कहेंगे फेरिक। क्या कहेंगे? फेरिक। कभी आपने सुना होगा फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। तो फेरिक का मतलब है कि वहां पे आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए बेटा? 3। और उसके ऊपर कितना चार्ज है? +3। और अगर आयरन 2 इलेक्ट्रॉन दे तो इस कंडीशन में उसको कहेंगे हम फेरस। क्या कहेंगे? फेरस। यानी ज़्यादा वाले में इक लग जाएंगे, कम वाले में अस लग जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह कॉपर, देखो यहाँ +2 है, यहाँ +1 है, तो ये ज़्यादा वाला है, जिसे कहेंगे कुप्रिक। क्या कहेंगे? कुप्रिक आयन। बेसिकली इसको क्या कहेंगे? कुप्रिक आयन। और ये कम है इससे, तो कम वाले में अस लग जाता है, जिसे क्या कहेंगे? कुप्रस। क्या कह देंगे? कुप्रस। तो आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई हैं। ये बेसिकली थोड़ा याद करने का भी पर्पस ज़्यादा है। इसको तो मैं डायरेक्ट ऐसे याद रख लेता हूँ, ये वाला ग्रुप को लिप्स से याद रख लो यार। लिप्स अगर आपको याद है तो आपको सब कुछ याद है। Li से आपको लिथियम है, ठीक है। P से आपका पोटेशियम है, और S से आपको सिल्वर है। बाकी सोडियम तो हमेशा दिमाग में रहता है। और कॉपर वाला अब तो ध्यान में आ गया, क्योंकि कॉपर +2 हो गया तो कुप्रिक, कॉपर +1 में हुआ तो कुप्रस। +3 में एक ही है एल्युमिनियम। आयरन का दो कंडीशन याद रख लो, +2 वाला हुआ तो फेरस, +3 वाला हुआ तो फेरिक, है ना। और बाकी मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, है ना। ये तो आसानी है ना। अगर आपको ये भी याद नहीं हो रहा तो बेटा इसको ऐसे याद रख लो, मंजन कर, है ना। मंजन तो आपको पता होगा, मंजन क्या होता है, जो हम बरस में करते थे, है ना। तो इसको याद रख लो, मंजन कर, है ना। कर, कर से याद रखना कैल्शियम, जन से याद रख लेना जिंक, और म से याद रख लेना मैग्नीशियम। बाकी तो आपको आयरन वाला याद हो ही गया, कॉपर वाला याद हो गया, क्योंकि इसमें कंडीशन है। अब हम बात करते हैं, यानी हमें इतने पॉजिटिव चार्ज याद हो चुके हैं, +1 चार्ज वाले भी, +2 चार्ज वाले भी, +3 चार्ज वाले भी। अब हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक अधातु के ऊपर। अरे यार ये कैसे, एक सेकेंड बस वेट करो थोड़ा। हाँ ठीक है, और +3 वाले भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज के ऊपर। देखो नेगेटिव चार्ज में बहुत थोड़ा सा दिमाग ध्यान देना, आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। देखो सबसे पहले हम नेगेटिव चार्ज में बात करते हैं
कि सॉरी नेगेटिव चार्ज या नॉन मेटल में बात करते हैं। बेसिकली देखो मोस्टली जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो कि हाइड्रोजन को आज तक पता नहीं चला कि हाइड्रोजन मेटल भी है या नॉन मेटल है। मतलब हाइड्रोजन के पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, वो मेटल भी होता है या नॉन मेटल भी होता है। तो हाइड्रोजन इसलिए +1 भी चार्ज शो करता है, -1 चार्ज भी शो करता है। यानी आपको -1 में याद रखना है तो सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे, हाइड्रोजन। इसको -1 में लग जाए अगर होगा, यानी -1 चार्ज होगा तो इसके लास्ट में क्या लग जाएगा, आइड। देखो जितने भी -1 वाले सबके लास्ट में क्या लग गया, आइड 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 आइड। यानी हाइड्रोजन हुआ तो हाइड्राइड, फ्लोरीन हुआ फ्लोराइड, क्लोरीन हुआ क्लोराइड, ब्रोमीन हुआ ब्रोमाइड, आयोडीन हुआ आयोडाइड। अब आपको अगर आपको ये ट्रिक याद रखना है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का, तो इसको फिर ऐसे याद रख लो, फिर हाँ इसको ऐसे याद रख लो, फिर कल बाहर आई अंडी, है ना। फिर से फ्लोरीन हो गया, Cl से क्लोरीन हो गया, बाहर से ब्रोमीन हो गया, आई से क्या हो गया बेटा, आयोडीन हो गया बेटा, आई से क्या हो गया बेटा, आयोडीन हो गया, है ना। कल से क्या होगा, क्लोरीन, याद हो जाएगा। आई अंटी को ऐसे ही इग्नोर मारो, ठीक है। बस ये ट्रिक याद रखो, तो इससे पता चल गया फिर कल बाहर आई अंटी, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनके ऊपर -1 चार्ज होगा, हाइड्राइड के ऊपर -1 चार्ज होगा। अब बात करते हैं +-2 वाले चार्ज में, तो इसमें दो है। एक होगा ऑक्साइड, बहुत फेमस है, याद रखना ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनता है, और ऑक्सीजन हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए यहाँ पे क्या, इसको क्या कह देंगे, ऑक्साइड। देखो यहाँ पे IDE जुड़ गया। दूसरा सल्फर, अगर सल्फर भी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसे कहेंगे सल्फाइड, यहाँ भी IDE जुड़ गया। और नाइट्रोजन का -3 होता है, मतलब नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, नाइट्राइड, यहाँ पे IDE जुड़ गया। मतलब एक बात मेरे दिमाग में आ चुका है अभी तक कि अगर -1 2 3 चार्ज है तो मोस्टली टाइम लास्ट में क्या जुड़ जा रहा है, आइड, है ना। जैसे NaCl लिख देंगे तो मैं कह सकता हूँ Na सोडियम को कहते हैं सोडियम, Cl हमारा किसको कहते हैं, क्लोरीन को, तो क्लोराइड, क्योंकि पीछे वाले में IDE जोड़ देना है, ठीक है। अगर कोई मुझे बोलता है भाई बताओ ये कोई मुझे बोलता है Na2O बताओ क्या है, अब मुझे दिक्कत नहीं होगा, मुझे पता है भाई मैं इसका नाम तो मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि ये आगे वाला मुझे पता है कटायन होता है, पीछे वाला मुझे पता है एनायन होता है। आगे वाले को क्या कहूँगा भैया, Na को सोडियम कहते हैं, पीछे वाला ऑक्सीजन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लिया होगा, क्योंकि अनायन है, और अनायन के केस में इसको क्या कह देते हैं, ऑक्साइड, तो क्या कहते हैं इसको, सोडियम ऑक्साइड। अगर कोई मुझे कह दिया भाई बताओ H2O, पानी का क्या होगा इसका ओरिजिनल नाम, तो आगे वाले तो हमें पता है पॉजिटिव में इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, क्योंकि देखो आपको याद रखना है आगे में कटायन है, पीछे में अनायन है, आगे वाले में कुछ नहीं छोड़ना, इसका सिंपल नेम लिखना है। तो ये है हाइड्रोजन, 2 है तो डाईहाइड्रोजन, और पीछे वाला ऑक्सीजन अगर एनायन हो तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्साइड, हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब क्या है, पानी, सिंपल सी बात है। अगर कोई मुझे बोले ये बताओ ये क्या है बेटा, तो आसान हो गया, मुझे पता है आगे वाला C है, C मतलब कार्बन, इधर वाला क्या है, O अगर पीछे है तो अनायन को क्या कह देंगे, ऑक्साइड, तो हो गया कार्बन ऑक्साइड, यानी कार्बन, क्योंकि अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो डाई लगा दिए, तो कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या इस मुश्किल है क्या, बहुत आसान है ना। 2 होंगे तो याद रखना आपको 2 में क्या लगा देना है, डाई, 3 में तो आपको क्या लगा देना है, ट्राई, है ना। ये बात आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, अब मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे पता है भाई हाइड्रोजन को मैं दिखाता हूँ H से, और क्लोराइड मतलब पीछे वाला, और पीछे वाले के ऊपर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। सोडियम हाइड्राइड, मुझे पता है सोडियम आगे है यानी कटायन है, तो इसको मैं सीधा Na लिख दूंगा, और हाइड्राइड क्या होता है बेटा, एनायन है, और तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, H लिख दूंगा, सोडियम हाइड्राइड। अब यहाँ तक सब चीज़ें आसान थी, लेकिन कई बार ना आपने देखा होगा किसी फॉर्मूले में कई बार ऐसे लिखा होता है Na2O, कई बार लिखा होता है Na2PO, कई बार लिखा होता है क्या कह रहा हूँ मैं, Na2SO4, तो ये 2 3 ये सब कहाँ से है, अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियरिटी है। देखो अभी तक हमने पढ़ा था नेगेटिव चार्ज नॉन मेटेलिक आयन का बहुत सिंपल तरीके से, ये आपको याद रखना है इतना। अब बात करते हैं पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है, जब एक ही केमिकल्स में 2 से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे सोडियम भी प्रेजेंट है, और सॉरी यहाँ पे N मतलब नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, H मतलब हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड OH- हो गया, नाइट्राइड। अब इसको समझते हैं क्या है। पॉली एटॉमिक आयन में
आपकी क्लास 10th में और 9th में सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल दे रखा है अमोनियम का। अमोनियम का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, NH4 पॉजिटिव। क्या होता है, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, याद रख लेना, अपने दिमाग में बैठा रखना। इसे हम क्या कहते हैं, अमोनियम। अमोनियम बहुत फेमस भी है ना यार, क्योंकि हम यूरिन करते हैं तो यूरिक एसिड यूरिया निकलता है, वो भी एक डेरिवेटिव है किसका, अमोनिया का। तो आपको याद रखना है NH4 पॉजिटिव को क्या कहते हैं, अमोनियम आयन कहते हैं। और NH3 हो गया कहीं तो उसे कह देते हैं अमोनिया। क्या कह देते हैं, अमोनिया। और इसमें एक हाइड्रोजन ज़्यादा जुड़ गया, प्लस लग गया, तो उसे कह देते हैं अमोनियम, IUM एक्स्ट्रा यूज हो जाता है। अब आते हैं नेगेटिव चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेगेटिव चार्ज को हमने फिर से यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड किया, -1 वाला, -2 वाला और -3 वाला। देखो मैं कह रहा हूँ आपको इस लास्ट के इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको सब कुछ क्लियर होगा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ मतलब याद हो जाएगा, ये मेरा वादा है। बस आपको इसको अच्छे से समझो मैं जो कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, -1 वाले में आपको 3 याद रखना है। अगर OH माइनस होगा तो इसे कहेंगे हाइड्रोक्साइड, ध्यान से सुनो, OH माइनस होगा तो हाइड्रोक्साइड, NO3 माइनस होगा तो इसे कहेंगे नाइट्रेट। यहाँ पे देखो लास्ट में क्या जुड़ गया है, ATE जुड़ गया है। अगर HCO3 माइनस हुआ, हाइड्रोजन और CO3 माइनस होगा तो इसको दो चीज़ कह देते हैं, या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट कह देते हैं या इसको क्या कह देते हैं, बाई कार्बोनेट। सेम -2 वाले चार्ज में आपको 3 एग्जाम्पल फिर से याद रखना है। 3 एग्जाम्पल आप ये वाला याद रखें ना रखें, ठीक है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये वाला आप बिल्कुल भी याद ना रखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है, ये तो याद रखना ही है, ये दोनों है ना, ये वाला आप याद मत रखिए, बिल्कुल नहीं दिखता है। एक है कार्बोनेट, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 2-। एक है सल्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, SO4 2-। ठीक है, तो ये सल्फेट और कार्बोनेट का याद रखिए। और -3 में सिर्फ एक ही है, फॉस्फेट। देखो इसमें भी लास्ट में ATE जुड़ा हुआ है, इसमें भी लास्ट में ATE जुड़ा है, इसमें भी लास्ट में ATE जुड़ा है। फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, PO4 3-। तो इसमें 3- है ऊपर, इसलिए मैंने 3- वाला अलग कर दिया, 2- वाला अलग कर दिया, 1- वाला अलग कर दिया है। अब सवाल, इतना सारी चीज़ें याद कैसे होंगी याद, अभी हम सवाल करेंगे, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, टेंशन मत लो। अब आते हैं कंसेप्ट पे। कंसेप्ट क्या कहता है कि केमिकल फॉर्मूला बनाना कैसे है। अब कोई भी एक एटम लेते हैं, हम ले लेते हैं सोडियम सल्फेट। मैंने लिख दिया सोडियम सल्फेट, मैंने यहाँ क्या लिख दिया बेटा, सोडियम सल्फेट। अभी तक हमें इतना पता है कि आगे वाला कटायन होगा, पीछे वाला अनायन होगा। अनायन होगा क्यों, क्योंकि इस पर 8 कुछ जुड़ गया इसलिए अनायन हो गया, और ये सिंपल लिखा है इसलिए कि क्या हो गया, कटायन हो गया। तो सोडियम को हमें लिखना पता है कि सोडियम को लिखते हैं Na से, सल्फेट को लिखते हैं SO4 से। लेकिन देखो ये रहा ना सल्फेट SO4, लेकिन जैसे ही आप NaSO4 लिखोगे ये क्या हो जाएगा, टीचर आपका गलत कर देगा, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला गलत है। तो मास्टर जी आप पढ़ा क्या रहे थे जब से, बस थोड़ा सा करेक्ट करना है। जैसे ही आपने सोडियम पढ़ा तो आपको ये नहीं लिखना है सोडियम को, आपको लिखना है सोडियम का अनायन वाला, कटायन वाला फॉर्म। तो सोडियम पे क्या चार्ज था, Na+। सल्फेट पे क्या चार्ज था बेटा, तो SO4 2-। यही तो चार्ज था, ये वाले आप दोनों ने अलग कर लिया। आपको पता है सोडियम कटायन है तो कटायन का फॉर्म अलग लिख दिया, सल्फेट अनायन है तो अनायन का फॉर्म अलग लिख दिया। ये आपने याद कर रखा है ना, अभी याद हो जाएगा, इतना मुश्किल थोड़ी ना है। अब आपने क्या किया, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये सोडियम को ऐसे रखो, इसका जो +1 वाला चार्ज है ना, इस +1 को नीचे लिख दो। ऐसे ही सल्फेट के ऊपर -2 जो चार्ज है ना, इस -2 को आप नीचे लिख दो। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा सोडियम। किससे मल्टीप्लाई हो गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे नीचे क्या लिख दो, 2। अब ये क्या बच गया, SO4। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा। तो यहाँ पे बन गया इसका फॉर्मूला सोडियम सल्फेट, यानी Na2SO4। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, हम इस यहाँ पे लेते हैं पोटेशियम फॉस्फेट का, पोटेशियम फॉस्फेट का। अब ध्यान रखना है हमें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पोटेशियम जैसे आपके दिमाग में आया, ओ आपने कहा ओ भाई ये तो आसान था, ये तो बहुत आसान था, लिप्स में हमने पढ़ा था, P से पोटेशियम था और पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, मैंने लिख दिया। फॉस्फेट सबसे लास्ट वाला पॉलीएटॉमिक आयन का यही था, और इस पर आपको याद जाना चाहिए PO4 3- चार्ज होता है। जैसे ही आपने याद किया आधा गेम खत्म। +1 चार्ज, इसके चार्ज को जस्ट नीचे लिख दो, +1 1 है तो 1 चार्ज नीचे लिख दो। इसके PO4 को यहाँ लिखो, PO4 को यहाँ लिखो, इसके ऊपर -3 चार्ज है तो इसका -3 नीचे लिख दो। अच्छी केमिकल फॉर्मूला लिखते वक्त माइनस प्लस कुछ नहीं लगाते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली नहीं है, आप 3 भी लिख सकते हो नीचे, -3 भी लिख सकते हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आगे क्या होना चाहिए, आगे तो कटायन लिखते हैं, तो पहले कटायन को मल्टीप्लाई करो 3 से,
है ना, तो यह जाएगा K3। याद रखना आगे हमेशा कटायन होता है, तो कटायन वाले को पहले मल्टीप्लाई करना है। फिर ये क्या है, फॉस्फेट, फॉस्फेट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, तो ये हो जाएगा PO4। हो गया पोटेशियम फॉस्फेट। क्या मुश्किल है क्या, बहुत आसान है। अब हम यहाँ पे करेंगे बहुत सारे सवाल जो मैं लिख के लाया हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे दे रखा है सोडियम हाइड्रोइड। अब मुझे ना दिमाग में सब कुछ खत्म होना चाहिए, अब मेरे दिमाग में बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होना चाहिए कि यार मैंने पढ़ लिया है, अब मुझे आता है सब कुछ। अब देखो सोडियम, सोडियम का मुझे पता चल गया अब कि भाई सोडियम पे +1 चार्ज होता है, ठीक है। हाइड्राइड, हाइड्राइड मुझे पता है कि हाइड्रोजन को अगर सिंपल प्लस होगा तो हाइड्रोजन कहेंगे, और अगर माइनस हुआ तो हाइड्राइड कह देंगे। तो यहाँ पे -H1 होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना यार, सोडियम का +1 यहाँ लिखना है, हाइड्रोजन का +1 यहाँ लिखना है, इस -1 यहाँ लिखना है। पहले सोडियम को मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, फिर हाइड्रोजन को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा NaH, खत्म, है ना। सेम इसी तरह अगर मैं सोडियम फ्लोराइड में आऊँ तो कुछ नहीं करना है, फिर से भाई सोडियम पे मुझे पता है +1 चार्ज होता है, फ्लोराइड मुझे याद करता, फिर कल बाहर INT, तो फ्लोराइड पे कितना चार्ज होता है, -1, ठीक है। अब सोडियम का चार्ज नीचे लिख दो, फ्लोरीन का चार्ज भी नीचे लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो सोडियम एक बार ही आएगा, फ्लोरीन को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो फ्लोरीन एक बार भी आएगा। तो आप चीज़ देख रहे हो क्योंकि यहाँ पे दोनों का चार्ज बराबर है, इस पर भी +1 चार्ज है, इस पर भी -1 चार्ज है, तो दोनों चार्ज आपस में बेसिकली क्या हो जा रही है, कैंसिल आउट हो जा रही हैं, और इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा। अब जैसे सोडियम क्लोराइड हो तो आपको पता है सोडियम का यहाँ भी 1 चार्ज होता है, क्लोरीन का भी 1 होता है, तो NaCl सीधा आ जाएगा। सोडियम ब्रोमाइड कोई टेंशन नहीं है, फिर से लिख सकते हो अगर आप चाहो तो Na+, ब्रोमाइड आपको याद है कल फिर बाहर INT, तो बाहर से Br, ब्रोमीन माइनस हो जाएगा। तो सोडियम को कैसे लिखोगे, तो Na+1 चार्ज, ब्रोमीन का Br -1 चार्ज, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, सोडियम, Br को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो Br, सोडियम ब्रोमाइड बन गया। अब आता है सोडियम आयोडाइड, तो फिर से सिंपल सा हो गया यार, सोडियम में आपको याद है सोडियम Na+ होता है, आयोडाइड I- होता है, खत्म चीज़। Na इसका 1 चार्ज नीचे लिखो, I का 1 चार्ज नीचे लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि पहले तो आपको कटायन लिखना है, तो सोडियम वाले को पहले लिखना तो सोडियम पहले आ गया, आयोडीन को बाद में लिखना तो आयोडीन 1 से मल्टीप्लाई होकर Na हो गया। अब यहाँ से ध्यान दो प्लीज़, यहाँ से फोकस करो, सोडियम ऑक्साइड जैसे लिखा है, तो सोडियम ऑक्साइड में यहाँ ध्यान देते हैं, सोडियम पे 1 चार्ज होता है, लेकिन ऑक्साइड ऑक्सीजन से बनता है, और इसको याद रखना है किस पे कितना चार्ज होता है, -2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सोडियम के ऊपर तो 1 चार्ज है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, 2 चार्ज है। अब सोडियम को किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 से, क्योंकि पहले सोडियम लिखा तो सबसे पहले सोडियम को किससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे हो गया सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 1 से, तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। अब आ गया सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है, तो फिर से आ गया सोडियम भाई +1 चार्ज, क्योंकि सोडियम में हमेशा +1 चार्ज होता है, सल्फाइड। तो अब आपको याद रखना चाहिए सल्फाइड क्या है, ओह माय गॉड सल्फाइड क्या है, मैं तो भूल गया। तो आपको याद होना H2- को हमने सल्फाइड कहा था ना, देखो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, S2- को हमने क्या कहा था, सल्फाइड कहा था ना। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2- लिख दो, सल्फाइड आपको याद आ गया, बस अब कुछ नहीं करना, Na+ को यहाँ पे 1 लिख दो, इसका 1 चार्ज है, सल्फाइड का 2 चार्ज है, तो 2 वाले को नीचे लिख दो। देखो जो ऊपर वाला होता है ना उसको चार्ज दिखाते हैं, तो उसको नीचे लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया Na2, और S को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया Na2S। सेम अगर हम बात करें सोडियम नाइट्राइड की, तो सोडियम नाइट्राइड में भी कुछ नहीं करना, है ना, बहुत सिंपल है। अरे यार क्या हो रहा है ना, सोडियम नाइट्राइड, तो यहाँ पे सोडियम +1, नाइट्राइड में आपको बताया था कि नाइट्रोजन -3 होता है, याद होगा, ठीक है। तो बस सोडियम का +1 चार्ज यहाँ लिखो, नाइट्रोजन का -3 चार्ज यहाँ लिखो, पहले सोडियम को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा Na, फिर नाइट्रोजन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा, 1 सेकेंड रुको, थोड़ा जगह कम पड़ा ना, हम इसको नीचे लिखते हैं। तो देखो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -3, तो इसका चार्ज 1 नीचे लिखो और इसका चार्ज 3 कहाँ लिख दो, नीचे। तो ये पहले सोडियम 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा Na3, और नाइट्रोजन तो 1 से ही मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया Na3N। ये क्या हो गया, सोडियम नाइट्राइड। याद हो जाना चाहिए आपको, धीरे धीरे याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। फिर आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मुझे पता है यहाँ पे क्या है, सोडियम पे चुपचाप 1 चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अब तो मैंने सीख लिया है सोडियम +1 होता है उसका 1 चार्ज नीचे लिख दो। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को आपको ध्यान होगा OH- होता है ना, तो सोडियम का 1 चार्ज चुपचाप नीचे लिख दिए हैं, है ना, और हाइड्रोक्साइड का 1 चार्ज यहाँ भी नीचे लिख दिए, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी सोडियम माइनस इसके वाले 1 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सोडियम, और OH भी 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा OH, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेम सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, ये आपको खुद से करना है ना, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट के ऊपर, सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर मैं फोकस करता हूँ थोड़ा सा।
देखो सोडियम का आपको ऊपर तो पता है Na+, बाइकार्बोनेट आपको याद होगा HCO3 को हमने दो नाम दिया था, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, बस इतना लिख दो, खत्म कहानी। अब कुछ नहीं करना आपको, अब आपको क्या करना है, बस ये लिखना है सोडियम, इसका एक चार्ज लिख दो, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का भी एक चार्ज था, क्योंकि ऊपर देखो इसमें भी एक चार्ज है तो एक लिख दो, तो पहले सोडियम मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा सोडियम, फिर ये एक से HCO3 मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा HCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसी तरह सोडियम कार्बोनेट की बारी आएगी तो कुछ नहीं लिखना है, सोडियम का एक चार्ज नीचे लिख देना है। कार्बोनेट के ऊपर आपको याद होगा दो चार्ज था ना, कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज था, तो बेटा कार्बोनेट के ऊपर दो चार्ज था ना, -2, तो इसका -2 हमने क्या किया, नीचे लिख दिया। सोडियम को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पहले सोडियम लिखना है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 आ जाएगा, CO3 में 1 ही आएगा, तो CO3 में क्या गया, डायरेक्ट CO3 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। सेम आ जाते हैं सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड भी बहुत आसान है, तो सोडियम के ऊपर फिर से +1 चार्ज होगा, है ना, सल्फाइड के ऊपर SO3 -2 चार्ज होता है, तो बस कुछ नहीं करना, सोडियम का +1 यहाँ लिखो, SO3 का -2 यहाँ लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो सोडियम पहले लिखना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो Na2SO3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। सोडियम सल्फेट बहुत फेमस है, इसको याद भी होना चाहिए आपको, तो सोडियम का फिर से यहाँ कुछ नहीं करना यार, यहाँ पे Na+ होता है, सल्फेट अभी तो मैं आपको ऊपर लिख के दिखाया था, ये 2- होता है, कुछ नहीं करना है मेरे बच्चा, इसको +1 इसका चार्ज यहाँ लिख देना है, इसके ऊपर -2 चार्ज है तो इसका -2 चार्ज यहाँ लिख देना है ना, माइनस लगाना लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सोडियम लिखा है तो पहले सोडियम का नंबर लिखो, तो सोडियम को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो Na2। सल्फेट इसको 1 से ही मल्टीप्लाई हुआ तो ये SO4 का SO4 ही रह जाएगा, सिंपल। ठीक है, फिर आ गया सोडियम फॉस्फेट, ये भी लिख के दिखाया था अभी आपको, तो सोडियम Na+ चार्ज होगा, फॉस्फेट PO4 3- चार्ज है, तो सोडियम का एक चार्ज आप नीचे लिख दो, फॉस्फेट का 3 चार्ज यहाँ लिख दो। अब सोडियम को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो Na3 हो गया, PO4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, PO4 हो जाएगा। तो ये हो गया, आप देख सकते हो कि आपने 15 फॉर्मूले लिख के देख लिए। अब आपको एक आइडिया लग गया कि लिखना कैसे है। लिखना कुछ नहीं करना, यानी जो आपका मेटल है उसको लिखो, उसका चार्ज लिख दो, जो आपका नॉन मेटल है वो आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, जब आप इतने सारे क्वेश्चन हुए तो उसको लिखो, नीचे लिखो, और उन दोनों को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही करना है। मैंने सोडियम का लिख के दिखाया, सेम टाइप अब पोटेशियम का ये ऐसे ही होगा, क्योंकि पोटेशियम, अब देखो ध्यान दो, पोटेशियम मैं आपको ऐसे गुना करके नहीं दिखा रहा हूँ, पोटेशियम का सेम टू सेम ऐसे होगा, क्योंकि पोटेशियम ये भी +1 होगा, है ना, क्योंकि पोटेशियम का सेम वैसे ही चलेगा जैसे किसका चल रहा है, ध्यान दो मेरे बच्चे, पोटेशियम का सेम वैसे ही चलेगा जैसे किसका चल रहा है, सोडियम का चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी +1 चार्ज है और आयन तो सेम है। तो देखो जैसे मैं पोटेशियम हाइड्राइड लिखना होगा मैं सीधा लिखूंगा KH, पोटेशियम फ्लोराइड लिखना होगा मैं लिखूंगा KF, पोटेशियम क्लोराइड लिखना होगा मैं लिखूंगा KCl, क्योंकि इस पर +1 चार्ज होगा, इस पर -1 चार्ज होगा, दोनों बराबर होगा, KCl हो जाए। पोटेशियम ब्रोमाइड लिखना होगा मैं लिखूंगा KBr, पोटेशियम आयोडाइड लिखना होगा मैं लिखूंगा KI, पोटेशियम ऑक्साइड लिखना होगा लिखूंगा मैं K2O, पोटेशियम सल्फाइड लिखना होगा मैं लिखूंगा मैं लिखूंगा K2S। अब आप देखो सेम टू सेम है, Na2S था यहाँ पे K2S हो गया, यहाँ पे Na2O था यहाँ पे K2 हो गया, क्योंकि सेम जाने वाला है ना। जैसे मैं पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर एग्जांपल करके दिखाऊं तो आपको पता है पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, ऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है, बस तो इसका +1 नीचे आ जाएगा, इस ऑक्सीजन का -2 नीचे आ जाएगा। पहले पोटेशियम लिखा है तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पोटेशियम के आगे 2 आ गया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ऑक्सीजन 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऑक्सीजन आ गया। देखो सेम टू सेम वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम ऐसा ही होगा जैसे इसमें हुआ है ना, सेम, कुछ भी अलग नहीं है। पोटेशियम नाइट्राइड लिखना है तो सेम वही K3N हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखना है तो ये हो जाएगा KOH, पोटेशियम नाइट्राइट लिखना है तो ये हो जाएगा KNO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट लिखना है तो हो जाएगा KHCO3, पोटेशियम कार्बोनेट लिखना है तो ये हो जाएगा K2CO3, पोटेशियम सल्फाइड लिखना है तो ये आ जाएगा K2SO3, पोटेशियम सल्फेट लिखना है तो ये हो जाएगा K2SO4, पोटेशियम फॉस्फेट लिखना है तो ये जाएगा K3PO4। अब देखो बिल्कुल सेम टू सेम यही गया बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम गया होगा। जैसे यहाँ सोडियम फॉस्फेट में है Na3PO4, यहाँ देखो पोटेशियम फॉस्फेट में है बस N के जगह पे K लग गया K3PO4। यानी अगर आपने एक लिखना सीख गया सोडियम वाला, यानी +1 का आपने ये 15 जो आपके एनायन है, हाइड्राइड फ्लोराइड फलाना ढिमकाना, इससे 15 केमिकल फॉर्मूला लिख दिए, तो आपके +1 के आपने जितने भी चार्ज पड़े हैं ना बेटा, सोडियम का भी सेम वैसे लिखेंगे, लिथियम का भी सेम वैसे लिखेंगे, पोटेशियम का भी सेम वैसे लिखेंगे, Ag का भी सेम वैसे लिखेंगे, और कुप्रस का भी सेम वैसे ही लिखेंगे। जैसे कोई मुझे बोल दिया कुछ भी बोल दो, मान लो आप मुझे कहते तो सिल्वर क्लोराइड, मुझे क्या कह दिया आपने, सिल्वर क्लोराइड।
अब मेरे ध्यान में बस इतना होना चाहिए कि क्लोराइड का होता है केमिकल फॉर्मूला Cl-, सिल्वर का होता है Ag+, क्योंकि मैंने ऊपर पढ़ लिया है। बस कुछ नहीं करना, इसका प्लस नीचे लिखना है, क्लोराइड का -1 नीचे लिखना है। पहले सिल्वर लिखा है तो पहले Ag को मल्टीप्लाई करोगे, तो Ag को 1 बार लिख दोगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई है। Cl भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसको भी 1 से लिख दोगे, AgCl बन गया भाई। बताओ क्या मुश्किल है इसमें? कुछ मुश्किल है क्या? कुछ मुश्किल है क्या? तो सारे के सारे +1 वाले आपके हो गए। इसी तरह आपको बनाने हैं +2 वाले, एंड क्या बनाने हैं +3 वाले, एक बनाना आपका पॉलीएटॉमिक आयन का। तो ये वीडियो क्योंकि पहले ही 30 मिनट का हो गया, तो इसके जो बाकी जितने भी सेकंड एंड थर्ड वाला है ये आपको मैं पार्ट 2 में करके दिखाऊंगा, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ, साइंस के पूरे कंसेप्ट की धज्जियाँ उड़ा कर रख दूंगा। हर एक चीज़ NCERT सबको समझाऊंगा, हर एक चीज़ का बिल्कुल प्रॉपर नोट्स दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दूंगा इस वीडियो से, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर भी दे देता हूँ, है ना, ताकि आप मुझे व्हाट्सएप से कनेक्ट करना चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर क्या था मेरा? व्हाट्सएप का नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, मैं दूसरा वाला व्हाट्सएप जो है उसका नंबर आपको दे दूँगा, जिससे मेरा पर्सनली सिर्फ व्हाट्सएप है। तो आप मुझे व्हाट्सएप से भी डायरेक्ट कनेक्ट कर पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं भी। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।